जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। तो कब होगा? 12 जनवरी को। और यह 1984 से इसको नामित किया गया है। और इसी दिन से क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और यदि पूछे कि पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो यह हो जाएगा 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इस बार अभी युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी वर्तमान में युवा महोत्सव जो मनाया जा रहा है वह इस युवा महोत्सव का होस्टिंग कौन कर रहा है? कौन सा राज्य कर रहा है? तो वह कर रहा है पुदुचेरी। इसकी होस्टिंग कर रहा है। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम क्या है? इस बार युवा महोत्सव है, उस युवा महोत्सव का थीम क्या रखा गया है? तो वह है सशक्त युवा और सक्षम भारत। सशक्त युवा सक्षम भारत इस बार का थीम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो यह सबसे पहले देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कोई IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो होती है वह होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो होती है उसी के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो USA में होती है, इसी के द्वारा IMF की स्थापना होती है। कब होती है? तो यह होती है 1944 में, ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यदि इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और यह नए मुख्य अर्थशास्त्री किनको नियुक्त किया गया है? तो वह व्यक्ति है पियरे ओलिवियर गॉरिचस। यही व्यक्ति को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IMF का नवीन सदस्य कौन है? IMF का 190वां सदस्य जो बना है, नवीनतम सदस्य, वह है अंडोरा। ठीक। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक यह जारी करता है IMF। पेपर गोल्ड किस मुद्रा को कहते हैं? तो IMF की मुद्रा को कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 जनवरी 2022 को DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं MPATGM मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका परीक्षण DRDO ने किया है। यह एक मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में देख लिए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका परीक्षण किया गया है। इसका मानक क्षमता क्या है? तो इसका मानक क्षमता है 2.5 किलोमीटर। ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है
यदि बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड कौन है? तो इसके हेड है सतीश रेड्डी, इसके हेड हैं। और यह जो टैंक है इसे मानव द्वारा इसे लॉन्च कर सकते हैं, स्वदेशी व हल्का भी है। टैंक को नष्ट करने वाली है, एंटी टैंक मतलब होगा टैंक को नष्ट करने वाली है। गाइडेड मिसाइल का मतलब हुआ दागो और भूल जाओ, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, नाग क्या है? तो नाग क्या है? तो यह भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। S-400 क्या है? तो यह क्या है? एयर बेस है, एयर डिफेंस सिस्टम है। यह जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। एक मिनट, एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका है? तो यह है रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। इससे रूस से किसने लिया है? भारत ने लिया है इसको, S-400 को। यह क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि वायु में मार करने वाली यह मिसाइल है। हाल ही में किस संस्था की 64वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो वह मनाई गई है DRDO की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह जो है कहाँ पे है? गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा, यह कहाँ पर है? अच्छा, गैलापागोस द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माउंट व्हिटन। माउंट व्हिटन भी कहा जाता है। इसको वुल्फ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसको वुल्फ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह प्रशांत महासागर के गैलापागोस द्वीप का शिखर है। इसमें क्या हुआ था कि ज्वालामुखी फट गया था, इसी कारण से इसका नाम रखा गया वुल्फ ज्वालामुखी। ठीक, अब एक और प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो इस पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन का जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार तो यह मिला, जिनका नाम है वह है एजाज पटेल। इनको ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार इनको दिया गया। ICC का अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है ग्रेग बर्कले जो है इसके हेड है। और इसका एजाज पटेल जो है यह कहाँ के प्लेयर हैं? तो यह है न्यूजीलैंड। साफ से लिखने का प्रयास करते हैं। यह न्यूजीलैंड, यह जो प्लेयर है कहाँ के प्लेयर हैं? तो यह प्लेयर है न्यूजीलैंड के।
यह न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और क्या यह बॉलर है? BL बॉलर है, यह न्यूजीलैंड के बॉलर हैं और इन्हीं को यह मिला गया। लेकिन इनका जन्म, यदि इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था मुंबई में। इनका एजाज पटेल का जन्म क्या हुआ था? मुंबई में। लेकिन यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। और 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी और कौन कौन से हैं? ऐसा करने वाले 3 और खिलाड़ी हैं भारतीय के। पहले हैं जिम लेकर, दूसरे हैं अनिल कुंबले और तीसरे एजाज पटेल। ऐसा करने वाले 10 विकेट लेने वाले। तो प्रश्न क्या पूछा? दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो वह व्यक्ति है एजाज पटेल, इनको चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसका हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। और यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। इनका जन्म हुआ है मुंबई में और यह न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए हैं, भारत के खिलाफ। और 10 विकेट लेने वाले 3 खिलाड़ी हैं, जिम लेकर, अनिल कुंबले और एक एजाज पटेल, एक ही पारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही T20 विश्व कप, यहाँ देखते हैं विजेता और इधर देखते हैं हम लोग उप विजेता। इसमें विजेता कौन था और उप विजेता कौन था? तो T20 विश्व कप में इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया। और शॉर्ट में लिखते हैं, स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट में लिखते हैं। इसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता था वह है न्यूजीलैंड। यह न्यूजीलैंड। ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप यह किसने किया था? विजेता कौन है? तो विजेता है न्यूजीलैंड और उप विजेता कौन रहा? इंडिया। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी तो वह है सोफी डिवाइन। यह क्या करी है? यह किस देश से खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। और यह T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी है, जिसका नाम है सोफी डिवाइन। किस क्रिकेटर को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है मिताली राज को खेल रत्न पुरस्कार। और खेल रत्न मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और इसमें कितना पैसा मिलता है? 25 लाख रुपया इसमें मिलता है। और एक और फुटबॉलर खिलाड़ी थे सुनील छेत्री, उनको भी मिला था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। लेकिन यहाँ क्रिकेट का पूछा है तो मिताली राज हो गया। अब देखिए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि T20 विश्व कप कहाँ हुआ था, तो यह भी हुआ था संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप इसका फर्स्ट आयोजन हुआ था। इसमें किसने जीता था? न्यूजीलैंड विजेता रहा और उप विजेता इंडिया रहा। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की प्लेयर है, T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली। और ध्यानचंद पुरस्कार मिताली राज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नौवां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है गुवाहाटी, असम में। दिल्ली में होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण यह जो फेस्टिवल था यह दिल्ली में होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन की वजह से यह इसको रद्द कर दिया गया। और अब यह कहाँ पे होगा? गुवाहाटी, असम में होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गोवा।
यह गोवा में किया गया है और यह कितने नंबर का है? 52वां संस्करण है इस बार। हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन क्या किया गया है? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यह किया गया है लेह लद्दाख में, इसका आयोजन किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? जल मेट्रो कहने का मतलब जल के अंदर नहीं, यह कहने का मतलब है कि इसके द्वारा क्या है कि इलेक्ट्रिक बोट बनाया गया है और इस इलेक्ट्रिक, सबसे पहले देखिए कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया कोच्चि में बनाया गया है। क्या बनाया गया? इलेक्ट्रिक बोट बनाया गया है। इसमें कितना इलेक्ट्रिक बोट बनाना है? 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाया गया और इसी इलेक्ट्रिक बोट को जल मेट्रो का नाम दिया गया है। इसी इलेक्ट्रिक बोट को जल मेट्रो का नाम दिया गया है और यह किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाई जा रही है। इसको क्या है, पहली नाव जल में उतार दी गई, उस नाव का नाम था मुजरिस। जिस नाव को जल में उतार दी गई है उसका नाम है मुजरिस और इसको किसकी सहायता से बनाई जा रही है? तो इसको जर्मनी की सहायता से इसको बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कोच्चिन। यह क्या है कि इलेक्ट्रिक बोट है, इसमें 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह इसी को कहा जाता है जल मेट्रो। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसको पहला जो नाव जिसको जल में उतारा गया है उसका नाम है मुजरिस और इसको जर्मनी की सहायता से इसको बनाया जा रहा है, इस कार्य को किया जा रहा है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह तो सभी जानते हैं, हर्षाली मल्होत्रा इनको मिला है। जो सलमान खान की एक मूवी थी उसी में इनको बजरंगी भाईजान, उसी मूवी के लिए इनको दिया गया है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पूछे एक प्रश्न पूछे, यदि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 56वें नंबर का वह दिया गया है नील मणि फूफन को, 56वें नंबर का। ठीक, इसकी इनामी राशि कितनी होती है? इसकी इनामी राशि होती है 11 लाख रुपए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा के लिए दिया जाता है? तो वह 23 भाषा के लिए, 23 भाषा के लिए दिया जाता है। और सबसे पहले फर्स्ट जो मिला था पुरस्कार वह किनको मिला था? तो वह मिला था GS कुरूप को मिला था, यह मलयालम भाषा के लिए। ठीक, केरल की भाषा है मलयालम, उसी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया है रजनीकांत, जॉन ट्रालाइवा, रजनीकांत जी को दिया गया है। ब्रिक्स फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है इन्हीं के दामाद जिनका नाम है धनुष। किस मूवी के लिए? असुरन फिल्म के लिए इनको ब्रिक्स फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक आते हैं हेमा मालिनी और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है प्रसून जोशी।
94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री किस फिल्म को दी गई है? तो वह है फिल्म कुंजांगल। यह फिल्म है कुंजांगल, इसी के लिए इसको मिली है एंट्री 2022 में, सॉरी 2022 के लिए। और 2021 के लिए किस फिल्म को मिली है? तो वह है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फिल्म के लिए 2021 में, और 2022 के लिए ऑफिशियली एंट्री की गई है कुंजांगल मूवी को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में जारी हेनले इंडेक्स 2022 क्वार्टर फर्स्ट में भारत कौन से पायदान पे रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सॉरी इसमें मिस्टेक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्यू फर्स्ट यानी क्वार्टर फर्स्ट में भारत कौन से पायदान पे रहा? तो यह रहा 83वें नंबर पे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सबसे मजबूत पासपोर्ट, तो सबसे मजबूत पासपोर्ट में आया है जिसका नाम वह है जापान प्लस सिंगापुर। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और इसी के लिए यह 1 नंबर पे है फर्स्ट। सबसे खराब की यदि बात करें, सबसे खराब तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे है, और इस भारत जो है 183वां नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का क्वार्टर फर्स्ट का अर्थ हो गया किसका कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो उसमें जापान और सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत 83वें स्थान पे है, सबसे खराब अफगानिस्तान का। ठीक, अगला प्रश्न। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है लक्षद्वीप। स्टार्ट हुआ था कब से? 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को करना था, तुरंत कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कुछ भी नहीं है। अगला हम यदि हम लोग कुछ बात करें कि 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन है? ठीक, यदि पूछ दे 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर कौन सा है? यदि हम लोग बात करें टीबी मुक्त फर्स्ट यूटी कौन सा है? 100% वैक्सीनेशन वाला, यहाँ तो स्टेट हो जाएगा, एसटी स्टेट, फर्स्ट स्टेट वाला यूटी कौन सा है? मतलब 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। पहला शहर से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का ही एक शहर है जिसका नाम है किन्नौर। टीबी मुक्त फर्स्ट यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। 100% वैक्सीनेशन वाला यूटी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूटी, तो वह है अंडमान निकोबार। ठीक, चलिए धन्यवाद।